Ignited Minds Tutorials, a renowned educational platform, has recently shared an enlightening video on the Indian Constitution. This video, specifically tailored for Class 8 CBSE students studying Social Science (SST), serves as a comprehensive knowledge explanation. The Indian Constitution, a remarkable document, embodies the fundamental principles and values upon which our nation is built. It was adopted on November 26, 1949, and came into effect on January 26, 1950, marking a significant milestone in India's history. The video delves into various crucial aspects of the Indian Constitution, making it a valuable resource for young learners. It covers essential topics like the preamble, fundamental rights, directive principles of state policy, and fundamental duties. In a simple and engaging manner, it breaks down complex concepts, ensuring a clear understanding for students. Understanding the Indian Constitution is essential as it lays the foundation for our democratic nation. Through this video, students can explore the principles of justice, liberty, equality, and fraternity, which are ingrained in our constitutional framework. By providing a comprehensive explanation of the Indian Constitution, Ignited Minds Tutorials equips students with the knowledge to appreciate and actively participate in the democratic processes of our country. This video acts as a guiding light for Class 8 CBSE students, ensuring a solid understanding of the Indian Constitution and its significance in shaping our nation. ओके सो बच्चा पार्टी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर है वो आपके सारे बोर्ड्स में कॉमन ही है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करेंगे विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट इज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? एनी आइडिया व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? बुक ऑफ लॉज फॉर व्हाट? फॉर द होल कंट्री, ठीक है। एक सेट ऑफ रूल्स है। आप किसी भी चीज को चलाने की कोशिश करें, जैसे आपके स्कूल में एक सेट ऑफ रूल्स है, आपको यूनिफॉर्म पहन के आना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्लास में शांत बैठना पड़ेगा, आपको भाई साहब नोट्स लेने पड़ेंगे, आपको टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा। दीज आर ऑल सेट ऑफ रूल्स। देयर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो व्हेन यू आर गोइंग टू स्कूल टू कंप्लीट योर एजुकेशन। इन द सेम वे आपके बिल्डिंग में भी कुछ रूल्स होंगे। आप पान खाकर कहीं भी थूक ठाक नहीं सकते, है ना। ऐसा नहीं कि लिफ्ट के साथ आप मजा कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई साहब आपने लाइट है और फिर भी आपने जनरेटर चला दिया, ठीक है। आपका पानी नहीं आ रहा फिर भी आपने मोटर चला दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते, राइट। सो देयर इज अ सेट ऑफ रूल्स इन द बिल्डिंग एज वेल, ठीक है। तो ये सारे जितनी भी चीजें हैं, आप चाहे स्कूल जाओ चाहे भाई साहब बिल्डिंग में रहो, यू विल हैव टू कंप्लाई टू अ सेट ऑफ रूल्स। इसी तरह से पूरे देश को चलाने के लिए भी देयर इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड दीज सेट ऑफ रूल्स आर नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओके, so what is the constitution बच्चा पार्टी? इंट्रोडक्शन। Why does a country need a constitution? एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विद फुटबॉल, a game many of you have probably heard of or even played। तो आपने भाई साहब फुटबॉल खेला रहेगा, ठीक है। फुटबॉल में रूल्स होते हैं, हर गेम में रूल्स होता है, ठीक है। सो लेट्स से यू might have played this game, ठीक है। As the name suggests, this is a game that involves a player's feet, फुटबॉल, है ना। तो इट इन्वॉल्व्स द प्लेयर्स फीट। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल, इफ द बॉल टचेस द आर्म ऑफ एनी प्लेयर एक्सेप्ट द गोलकीपर, दैट इज कंसिडर्ड एज अ फाउल। तो किसी के हाथ से, मतलब हाथ से आप नहीं खेल सकते। तो इसीलिए अगर हाथ में लगा, गोलकीपर को छोड़कर किसी ने भी बॉल को हाथ से रोकने की कोशिश की तो फाउल हो जाता है, फिर ओपोनेंट टीम को स्ट्राइक करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली अ रूल। ओके, ये आपका एक रूल हो गया। So if players start holding the football in their hands and passing it around, then they are not playing football anymore। क्यों? क्योंकि फुटबॉल फुट से ही खेला जाने वाला है। आप लात मारकर ही इसको खेलते हैं, लेकिन अगर आप हाथ से ही पास करने लगे तो फिर ये फुटबॉल नहीं रहा। इसीलिए इसको रूल्स को रेगुलेट करने के लिए, इस चीज को रेगुलेट करने के लिए पेनल्टी लगाई गई है, फाउल लगाया गया है। अगर आपने हाथ से इस बॉल को खेलने की कोशिश की ड्यूरिंग द गेम, देन देयर विल बी अ फाउल, ठीक है। ओके, similarly other games such as hockey or cricket also have rules according to which they are played। सारे गेम्स में भाई साहब आपके रूल्स हैं, ठीक है। all the games have their rules। each of these rules help define the game and helps us distinguish one game from another। तो एक गेम को हम दूसरे गेम से भाई साहब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हर गेम का अपने खुद का सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है।
So all of them have their own set of rules. All these are fundamental to the game. We can also call them the constitutive rules of the game. तो ये फंडामेंटल है गेम के लिए और ये कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स है, मतलब इसी रूल्स के तहत गेम को खेला जाएगा. रूल्स में चेंजेस आ सकते हैं, जैसे आज की तारीख में डीआरएस है, बहुत पहले में डीआरएस नहीं था, जो एम्पायर ने बोल दिया वही है फाइनल. ठीक है, आज की तारीख में आप एम्पायर के अगेंस्ट भी अपील कर सकते हो, चेक करवा सकते हो कि वाकई में आउट है या नहीं, या डिसीजन सही है या नहीं. दैट इज कॉल्ड डीआरएस. पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था. तो चेंजेस आते रहते हैं. हमारे ज़माने में T20 का फॉर्मेट नहीं था. ठीक है, तो धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन चेंजेस जो है वो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे फॉर द एंटायर गेम. ठीक है, ओके. Like these games, a society also has constitutive rules that make it what it is and differentiate it from the other kind of societies. तो सोसाइटी में भी बहुत सारे रूल्स हैं और इस रूल्स को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स. ठीक है, दीज आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स. ठीक है, सो दीज आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स. ओके. In large societies in which different communities of people live together, these rules are formulated through consensus. ठीक है, तो बड़े बड़े सोसाइटीज में बहुत सारे लोग जब एक साथ रहते हैं, these rules are formulated through consensus. consensus से formulate होते हैं. ठीक है, ओके. In modern countries, this consensus is usually available in written form. तो आपके मॉडर्न कंट्रीज में इस कंसेंसस को हम किस में, एक एक्चुअली रिटन फॉर्म में अवेल कराते हैं. ठीक है. A written document in which we find such rules is known as constitution. तो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम इन रूल्स को फाइंड आउट करते हैं और इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स हम डिस्कस करेंगे. ईच ऑफ दीज फीचर्स इज क्रूशियल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया. ठीक है, तो ईच ऑफ दीज फैक्टर्स इज क्रूशियल टू द ईच ऑफ दीज फीचर्स इज क्रूशियल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया. ठीक है, ये सारे जो है इन दिस चैप्टर्स वी डिस्कस द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ईच ऑफ दीज फीचर्स इज क्रूशियल टू द वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया. ठीक है. Why does country need a constitution? कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन while all democratic countries are likely to have a constitution. ठीक है, सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, बट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक. ठीक है, तो टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, सारे कंट्रीज में एक कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, एक सेट ऑफ रूल्स है. while all democratic countries are likely to have a constitution, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज मतलब क्या होती हैं, जहां पे इलेक्शन होता है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल होता है. ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक. ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी कंट्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डेमोक्रेटिक हो. ठीक है, इसको लिख लीजिए, while all countries. ठीक है,
Okay, done? Okay. So while all democratic countries are likely to have a constitution, तो जरूरी नहीं है कि जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन हो वो डेमोक्रेटिक भी हो, ठीक है? ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस. क्या क्या पर्पसेस हैं? इट लेज आउट सर्टन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन. जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन का रूल बुक बिल्कुल मेंटेन हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही एक कंट्री चलना चाहिए, ठीक है? तो पहला ये पॉइंट नोट डाउन कर दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पसेस क्या क्या हैं, ठीक है? इट लेज आउट सर्टन आइडियल्स. तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे आइडियल्स का डिस्कशन हुआ है या ऐसे आइडियल्स मेंशन्ड है दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन. हमारा ये ड्रीम है कि इस तरह से कंट्री हो जिसमें हम लिव कर सकें, ठीक है? सो इट लेज आउट सर्टन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन. ठीक है, क्लियर है? ओके, व्हाट एल्स पीपलम टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज. हमारा जो सोसाइटी है उसका फंडामेंटल नेचर क्या है, ठीक है? इट टेल्स अस व्हाट इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है? नोट कर लीजिए फटाफट फटाफट फटाफट. फंडामेंटल नेचर हमारे सोसाइटी का ये आउटलाइन करता है. ओके डन. चलिए भाई साहब, अ कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल. बहुत सारे कम्युनिटी के लोग एक कंट्री में जनरली रहते हैं, ठीक है?
और इन सब में तारतम्य बना रहे, इसलिए एक रूल बुक होनी चाहिए जिसको अपन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। हु शेयर सर्टेन बिलीव्स बट मे नॉट नेसेसरली एग्री ऑन ऑल इश्यूज, सबका सेम एग्रीमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। सबके लाइफ के जीने के तौर तरीके अलग होते हैं, ठीक है। सबका लाइफस्टाइल अलग होता है, सबका थॉट प्रोसेस अलग होता है, ठीक है। हु शेयर सर्टेन बिलीव्स बट नॉट नेसेसरली एग्री टू ऑल इश्यूज। अ कॉन्स्टिट्यूशन सेल्फ हेल्प्स अस एज rules and principles all persons in the country can agree upon as the basis of the very way in which they want the country to be government, ठीक है। तो rules and principles हैं, ये basically क्या है, these rules and principles all persons in the country, जितने भी लोग हैं कंट्री में, can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed। तो जो जिस तरीके से वो कंट्री को गवर्न करना चाहते हैं, ठीक है। तो दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जैसे अलग अलग टाइप ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, देखो कहीं पे डेमोक्रेसी चल रही है, कहीं पे डिक्टेटरशिप है, कहीं पे रिपब्लिक है, कहीं पे अनार्की है, कहीं पे मोनार्की है, कहीं पे एरिस्टोक्रेसी है, तो ये अलग अलग टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड, तो ये वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो सब लोगों को ये चाहिए कि किसी का भी मानवाधिकार का उल्लंघन ना हो, ह्यूमन राइट्स वायलेट ना हो, सब लोग शांति से रहे, किसी को भी डिस्टर्ब ना किया जाए, या किसी को भी मेजॉरिटी का फेवरेटिज्म ना मिले। इस तरीके की चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है, ठीक है। ओके, द नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो पहली बार हमारे इंडिया में नेशनल कांग्रेस ने, द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर एन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 1934। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 1934 में हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो पहली बार ब्रिटिशर से ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो इन 1934 द फर्स्ट डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड, ठीक है, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था कब से कब तक, 1914 से 1919 तक आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, और 1939 से 1945 तक आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, ठीक है। तो इस टाइम पे ग्रेट ब्रिटेन भी इन्वॉल्व था वर्ल्ड वॉर में। ग्रेट ब्रिटेन इंडिया पे राज कर रहा था, तो उस टाइम पे ग्रेट ब्रिटेन भी इन्वॉल्व था, एंड वी डिमांडेड दैट देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमने ये डिमांड किया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसके तहत हमारा कंट्री रन हो, ठीक है। ओके, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिस असर्शन फॉर एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म ओनली ऑफ इंडियंस गेन्ड मोमेंटम। गेन्ड मोमेंटम मतलब ये बहुत ज़्यादा हम डिमांड करने लगे ब्रिटिशर्स से, ठीक है। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते दिस असर्शन फॉर एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, फॉर्म्ड ओनली ऑफ इंडियन, जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन से बना हो, ठीक है, गेन्ड मोमेंटम। तो ये मोमेंटम गेन करने लगा, ठीक है। गेन मोमेंटम मतलब बहुत जोरों शोर से लोग इसको डिमांड करने लगे, ठीक है, इसको गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने लगे, ठीक है, क्लियर है। दिस वॉज कन्वेन्ड इन डिसंबर 1946। तो फाइनली ये आपका दिसंबर 1946 में कन्वे हुआ, ठीक है, दिसंबर 1946 में दिस वॉज कन्वेन्ड इन दिसंबर 1946। बिटवीन, तो आपका अगर डेट ऑफ इवेंट्स देखोगे, बिटवीन दिसंबर 1946 and November 1949 the Constituent Assembly drafted a constitution for independent India। तो दिसंबर 1946 से 1949 के बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उन्होंने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को। ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, एक पूरा बनाया, लिखा, ठीक है, जितने भी रूल्स हैं उनको लिखा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूरे देश में सारे लोगों के मुद्दों को लिया और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग किया। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेसिकली ड्राफ्टेड। डन।
ठीक है। सो बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949, तो कितने साल लग गए? अप्रोक्सीमेटली 3-4 साल लग गए, है ना। 3 सालों में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग किया, दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओके, सो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भाई साहब क्या हो जाएगा? ड्राफ्टिंग हो गया, ठीक है। फ्री टू शेप देयर डेस्टिनी एट लास्ट आफ्टर 150 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, तो 150 साल तक जो ब्रिटिश रूल चला था ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तभी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब कुछ एक ही था, ठीक है। तो इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 150 साल तक जो ब्रिटिश रूल चला था उसको अपन ने फ्री करवाया, फ्री टू शेप देयर डेस्टिनी एट लास्ट आफ्टर 150 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। सो द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अप्रोच दिस टास्क, ठीक है, विद द ग्रेट आइडियलिज्म दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड हेल्प टू प्रोड्यूस। तो इन्होंने भाई साहब अप्रोच किया इस टास्क को, ठीक है, विद ग्रेट आइडियलिज्म दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड हेल्प प्रोड्यूस, ठीक है। तो ग्रेट आइडियलिज्म से इसको प्रोड्यूस किया, ठीक है। ओके, इसको अपन कंटिन्यू करेंगे कल। ओके, सो बच्चा पार्टी, वी वर डूइंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी विल कंटिन्यू विद कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत का संविधान, ठीक है। ओके, फ्री टू शेप द डेस्टिनी एट लास्ट आफ्टर 50, तो हमारे यहाँ पे भाई साहब कितने साल का ब्रिटिश रूल था? 150 ईयर्स का ब्रिटिश रूल था, एंड आफ्टर दैट वी वर फ्री टू शेप आवर डेस्टिनी, ठीक है। सो आफ्टर 150 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल वी वर फ्री टू शेप आवर डेस्टिनी, ठीक है। ओके, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अप्रोच द टास्क विद द ग्रेट आइडियलिज्म दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड हेल्प्ड प्रोड्यूस, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ठीक है, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, ठीक है। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। सो वी हैव सीन यस्टरडे दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है? सेट ऑफ रूल्स है जिससे आपका कंट्री चलता हो, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, you will read more about the work of the constituent assembly, ठीक है, later in this chapter. Okay, the photo alongside shows prime minister Jawaharlal Nehru addressing the constituent assembly. तो ये प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू है, उसको बंद कर देना, चूहा आएगा, ठीक है। who is addressing the constituent assembly. Okay, why does a country need constitution? एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है? नोटबुक्स निकाल के रखिए, मैं सब कुछ नोट करने नहीं बोलूंगा आपको, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है दैट डेफिनेटली हैज टू बी नोटेड। एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है? यस, बताइए, व्हाई वुड अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? प्रॉपर वे, मतलब अगर नहीं होगा तो इम्प्रॉपर वे में चलेगा, तो हाँ ठीक है, टू रन द कंट्री इन अ प्रॉपर वे, मतलब है क्या कॉन्स्टिट्यूशन? और सेट ऑफ रूल्स। तो जैसे किसी गेम को खेलने में आपको रूल्स लगते हैं, ठीक है, जैसे किसी स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आपको रूल्स लगते हैं, सब जगह पे रूल्स लगते हैं, वी नीड रूल्स एवरीवेयर, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो किस रूल पे आप कंट्री को चलाएंगे? सो वी वुड नीड दोज रूल्स, ठीक है। सो व्हाई डज अ कंट्री प्राइमरली नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन बच्चा पार्टी? टू रन द कंट्री स्मूथली। इन रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल, अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया एंड द नॉर्थ, ठीक है, हमारे नेपाल में बेसिकली किंग का रूल था, मोनार्कियल रूल था, ठीक है, और मोनार्कियल रूल था। एक रीसेंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इन द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल, अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ, ठीक है, क्वाइट रिसेंटली नेपाल वाज अ मोनार्की। मोनार्की मतलब क्या होता है भाई साहब? मोनार्की मीन्स किंग का रूल, ठीक है। बहुत मतलब हाल ही में नेपाल एक किंग का रूल था, ठीक है। The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. देखो यहाँ पे मोनार्कियल रूल था, हाल ही कॉन्स्टिट्यूशन था। ऐसा नहीं है कि कहीं पे अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। क्या ये समझ में आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है और डेमोक्रेसी अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी देश में अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ठीक है। डेमोक्रेसी नहीं है, मोनार्कियल रूल है, लेकिन सेट रूल बुक तो होगा, है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो हमारे यहाँ पे 1990 में क्या था? रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट फाइनल अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे था
नेपाल हैड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, हाउएवर, ठीक है, द फाइनल अथॉरिटी, फाइनल जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी थी वो किसके पास थी? किंग के पास थी, मतलब मोनार्कियल रूल था। समझ में आ रहा है? ऑल्दो देयर वाज अ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर द फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king. और finally 2006 में खत्म हो गया, ठीक है। सो ये चलता रहा मूवमेंट, चलता रहा मूवमेंट, और फाइनली आपका देखो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रूल बुक है, रूल बुक के हिसाब से किसी के ऊपर भी टॉर्चर या अत्याचार नहीं होना चाहिए, है ना। नोबडी शुड फील नेग्लेक्टेड, nobody should be no, there should not be any crime in the society against any community, ठीक है। तो ये होना चाहिए। लेकिन अगर डेमोक्रेसी होगी तो ही ये हो सकता है। अगर मोनार्कियल रूल होगा, किंग ने बोला उसको गोली मार दो, मार दो भाई साहब, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है फाइनल अथॉरिटी किंग के पास है, ठीक है। तो इससे लोग थोड़ा सा परेशान हो गए और उन्होंने बोला कि हमको भी डेमोक्रेसी चाहिए, हम भी अपने नेताओं का चुनाव खुद करेंगे, ना कि भाई साहब कोई लायक हो या ना हो वही नेता बने जा रहा है हमारा, है ना। मोनार्कियल रूल तो मतलब वही हो गया, डायनेस्टियल रूल तो मतलब वही हो गया। इट मीन्स दैट द पीपल whether they are capable or not, they automatically get selected to run the country. Clear है? Okay, so there was from 1990 to 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king. So नेपाल में भाई साहब क्या हो गया, finally in 2006, ठीक है, मोनार्कियल रूल जो है खत्म हो गया, मोनार्कियल रूल was abolished, मोनार्कियल रूल was abolished, ठीक है, और फाइनली डेमोक्रेसी आ गई, ठीक है, एंड डेमोक्रेसी टुक ओवर। सो मोनार्कियल रूल वाज अबॉलिश्ड एंड डेमोक्रेसी टुक ओवर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। नाउ द पीपल हैव टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। तो अभी देखो, क्योंकि इसके पहले तो समझो इस चीज को, कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, लेकिन मोनार्कियल रूल वाला कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि हाँ ये सब हमारे रूल बुक्स हैं, लेकिन फाइनल अथॉरिटी जो है वो किंग के पास है। अभी आपने चेंज कर दिया इसको डेमोक्रेसी में, तो क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। अभी आपको रूल बुक को चेंज करना पड़ेगा, आपने एम्पायर को ही चेंज कर दिया ना, तो रूल बुक को चेंज करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। सो नाउ द पीपल हैव टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। तो मोनार्कियल रूल के टाइम पे भी कॉन्स्टिट्यूशन था और डेमोक्रेसी के टाइम पे भी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेसिकली फ्रेम्ड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। So the reason that they do not want to continue with the previous constitution is because it does not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and that they fought for. तो पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि वो मोनार्कियल रूल पे बेस्ड था। पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशन को सारे अधिकार किसको मिले हुए थे? किंग को मिले हुए थे। अभी तो किंग है नहीं, अभी तो आपका डेमोक्रेसी हो गया, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा? यस, ठीक है, इट हैज टू बी चेंज। तो द रीजन व्हाई दे डू नॉट वांट, तो क्यों आप पहले वाले रूल बुक को या कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं? द रीजन व्हाई दे आर नॉट फॉलोइंग द अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन इज बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। द कंट्री ऑफ नेपाल has witnessed several people struggles for democracy। तो काफी सारे डेमोक्रेसी रिलेटेड स्ट्रगल्स कंट्री ने विटनेस किए हैं, ठीक है। मतलब देखो मोनार्कियल रूल को उखाड़ फेंकना कोई आसान काम नहीं था भाई। किंग, उसका बहुत बड़ा पावर है। किसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना और नया सिस्टम लाना कोई रातों रात का काम नहीं है, ठीक है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। तो काफ़ी सारा विद्रोह हुआ, काफ़ी सारे लोगों में एजिटेशंस हुए, काफ़ी सारे लोग मारे भी गए, ये बहुत बड़ा आंदोलन चला एंड फाइनली दे सक्सीडेड इन ओवरथ्रोइंग द मोनार्कियल रूल एंड एस्टैब्लिशिंग प्योर डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी के टाइम पे जो आपका पहले का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खारिज किया गया और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टैब्लिश किया गया। सो द कंट्री ऑफ नेपाल हैज विटनेस्ड सेवरल पीपल स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। देयर वाज अ पीपल स्ट्रगल्स इन 1990 दैट एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी दैट लास्टेड फॉर 12 years until 2002, ठीक है। तो एक पीपल का स्ट्रगल हुआ था 1990 में, ठीक है, दैट एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी। ये एक अलग टाइप का डेमोक्रेसी था, मतलब किंग के रूल के अंदर ही डेमोक्रेसी था, ठीक है। सो 1990 से लेकर 2002 तक डेमोक्रेटिक रूल था इन नेपाल, ठीक है। देयर वाज अ डेमोक्रेटिक रूल इन नेपाल, ओके।
In October 2002, King Gyanendra, citing the Maoist uprising in the country as his reason, began taking over different aspects of the government with the army's assistance. अभी इन्होंने क्या किया, तो ये तो चालू हो गया 1990 से डेमोक्रेटिक रूल चालू हो गया, लेकिन अभी भी किंग थे, किंग के पावर्स अभी भी थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदला नहीं गया था, ठीक है, थोड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप ला गया, पहले प्योर मोनार्कियल सेटअप था, अभी डेमोक्रेटिक सेटअप लाया गया, लेकिन नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया था। मतलब क्या है कि भले ही डेमोक्रेटिक सेटअप है, लेकिन अभी भी पावर्स किसके पास है, किंग के पास है, ठीक है। तो इन्होंने देखा यार मेरे पावर्स कम होते जा रहे हैं, तो इन्होंने क्या बोला कि 2002 में, तो आप देखो यहाँ पे 1990 से, ठीक है, 2002 में इन्होंने क्या बोला कि यार देखो मेरे को लग रहा है कि माओवादी जो बोलते हैं, माओवादी मतलब माओ चाइना के रूलर थे, माओवादी लोग रेबेलियस होते हैं, ये लोग खून खराबे पे उतर आते हैं अपनी मांगे पूरी करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि माओइस्ट अपराइजिंग होने वाला है, इसीलिए मेरे को टेक ओवर करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोला, और टेकिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और ये फिर से सारे गवर्नमेंट की चीजें लेने लगे, है ना, फिर से मोनार्कियल रूल आने लगा। आर्मी की असिस्टेंस से इन्होंने बोला कि लेट मी टेक ओवर ऑल दीज थिंग्स बिकॉज वी आर फियरिंग दैट माओइस्ट माइट कम अगेन। समझ में आ रहा, ट्रांजिशन समझ में आ रहा। देखो 1990 की पहले प्योर आपका क्या रूल था, मोनार्कियल रूल था, 1990 के बाद पीपल अपराइजिंग होने लगा तो मोनार्कियल रूल डाइल्यूट होने लगा और डेमोक्रेटिक रूल उभरने लगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी चेंज नहीं हुआ था, जिसके बदले क्या हो रहा था कि अभी भी पावर्स किसके हाथ में थे, किंग के हाथ में थे। तो 2002 में इन्होंने एक बहाना बनाया कि भाई माओइस्ट वादी लोग अभी अपराइजिंग करने वाले, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है, तो लेट मी टेक ओवर अगेन, ठीक है, लेट मी all those things which have actually gone to the democratic setup, let me get them back again, and I will ensure that the country runs smoothly and everybody is safe and secure, ऐसा इन्होंने बोला, ठीक है, okay। The king finally took over as the head of the government in February 2005, तो इन्होंने भाई साहब head of the government फिर से लागू कर दिया, ठीक है, he took over as the head of the government in February 2005, ठीक है। In November 2005, the Maoists joined other political parties to sign a 12-point agreement। तो माओइस्ट वादी जो थे, जो रेबेलियस लोग थे, उन्होंने दे जॉइंड पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन किया टू साइन अ 12-point एग्रीमेंट। तो एक 12 पॉइंट का एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है। दिस एग्रीमेंट सिग्नल्ड टू द लार्जर पब्लिक एंड इमीडिएट रिटर्न टू डेमोक्रेसी एंड पीस, ठीक है। तो ये भाई साहब आपके दूसरे पब्लिक के लिए क्या हो गया, दिस सिग्नल्ड एंड पीस, ठीक है। तो दिस एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है, लार्जर पब्लिक के लिए क्या हो गया, इमिनेंट रिटर्न टू डेमोक्रेसी एंड पीस, डेमोक्रेसी एंड पीस का सिग्नल हुआ, ठीक है, क्लियर है। इन 2006 दिस पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बिगैन गेनिंग इमेंस फोर्स, और धीरे धीरे 2006 में बहुत बड़ी तादाद में लोग डेमोक्रेसी को डिमांड करने लगे नेपाल में, ठीक है, बहुत बड़ी तादाद में, ओके। इट रिपीटेडली रिफ्यूज द स्मॉल कंसेशंस दैट द किंग मेड। तो किंग ने क्या किया, किंग को खुश करने के लिए, अच्छा चलो थोड़ा सा इस वाले लॉ में चेंज कर देते हैं, अच्छा चलो थोड़ा सा इस वाले लॉ में चेंज कर देते हैं, लेकिन इन लोगों ने बोला नहीं, अभी हमको प्योर डेमोक्रेटिक सेटअप ही चाहिए, जो सारे दूसरे आजू बाजू के नेशंस में जिस तरीके का डेमोक्रेटिक सेटअप है, वी वुड रिक्वायर दैट काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप, ठीक है। सो रिपीटेडली रिफ्यूज। तो इन लोग भाई साहब छोटे मोटे जो किंग कंसेशंस कर रहे थे विद इन द गवर्नमेंट, ठीक है, दे स्टार्टेड रिफ्यूजिंग इट, नहीं चाहिए हमको, ठीक है, स्मॉल कंसेशंस दैट द किंग मेड, ओके। फाइनली इन अप्रैल 2006 the king restored the third parliament, ठीक है, and asked the political parties to form a government। तो इन्होंने भाई साहब थर्ड, ठीक है, पार्लियामेंट को रेस्टोर किया और इन्होंने बोल दिया कि चलिए भाई साहब पॉलिटिकल पार्टीज, नाउ यू कंटेस्ट फॉर इलेक्शंस एंड लेट्स सेट अप अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इनको दिख रहा था कि अभी भाई साहब इनका दुकान नहीं चलने वाला, ठीक है, द किंग्स मोनार्कियल रूल इज गोइंग टू एंड, सो माइट एज वेल सरेंडर इन रिस्पेक्ट एंड लेट द पार्टीज टेक ओवर, लेट द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेक ओवर, ठीक है, ओके। इन 2007 नेपाल अडॉप्टेड एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने एक इंटरिम, इंटरिम मतलब समझते हैं, व्हाट इज इंटरिम? देखो समझो इंटरिम मतलब क्या होता है। अभी समझो एक देश है भाई साहब, पूरा देश है, ठीक है, यहाँ पे एक सेट ऑफ रूल्स चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन। अभी यहाँ पे पहले क्या था, मोनार्कियल रूल था, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, आपका डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो रही है ना। सो ये मोनार्कियल से डेमोक्रेसी रातों रात स्टैब्लिश नहीं हो जाएगी, इसमें टाइम लगेगा, हर एक डिपार्टमेंट का फंक्शन आपको डिफाइन करना पड़ेगा,
हर एक कार्रवाई कैसे होगी, हर एक चीज कैसे भाई साहब चलेगी, ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी बेसिकली आपका कोरिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इंटरिम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय इंटरिम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? होने लगा कि देखो व्हाट डू वी मीन बाय इंटरिम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे नेपाल में पहले क्या था, प्योर मोनार्कियल रूल था, नाउ इट इज बेसिकली डेमोक्रेसी, ठीक है। तो रातों रात चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है, इट विल टेक सम टाइम। आपको हर एक डिपार्टमेंट का जो फंक्शनैलिटी है वो डिफाइन करना पड़ेगा, हर एक डिपार्टमेंट के हेड को कैसे अपॉइंट करना है, फलाना फलाना बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक इंटरिम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिलेक्ट हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरिम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल? मतलब हम बोल सकते हैं टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जब तक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम ना हो जावे तब तक इस टेम्पररी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से हमको काम चलाना है, ठीक है। ओके, सो इन 2007 नेपाल अडॉप्टेड एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेपाल ने एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, ठीक है। एज इन द गेम ऑफ, तो अगर आप देखोगे एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल, as in the game of football in which a change in the constitutive rules will change the game altogether। भाई अगर आपने किसी भी फॉर्मेट में चेंज लाया, किसी भी गेम के फॉर्मेट में, तो पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे टाइम पे जब मैं आपकी उम्र का था तभी T20 नहीं होता था क्रिकेट में, अभी हो रहा है। पहले के टाइम पे DRS नहीं था, मतलब एम्पायर ने अगर आउट बोला तो आउट है भाई साहब, आप उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी DRS हो गया है, ठीक है। तो गेम में रूल्स में चेंजेस आए हुए हैं, तो गेम भी चेंज हो जाएगा ना पूरा, ठीक है। सो एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल in which a change in the constitutive rules will change the game altogether, it will change the way the players play the game altogether, ठीक है। okay, Nepal by moving from a monarchy to a democratic government needs to change all its constitutive rules in order to usher in the new society। तो नेपाल में ट्रांजिशन कहां से कहां हुआ, मोनार्कियल टू डेमोक्रेटिक। तो आपका अगर ये ट्रांजिशन हुआ, ट्रांजिशन मतलब समझते हैं चेंज, तो सारी चीजों में चेंज होना पड़ेगा, है ना। देखो मोनार्कियल सेटअप में एक कॉन्स्टिट्यूशन था, तो अभी आप जा रहे हैं भाई साहब किस में, डेमोक्रेटिक सेटअप में, तो यहाँ पे आपको नया रूल्स लाना पड़ेगा, नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना पड़ेगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजिशन? और इस चीज को हम अच्छे से समझ इसलिए सकते हैं क्योंकि नेपाल हमारा बॉर्डरिंग कंट्री है, और प्लस नेपाल में यह चीज हाल ही में हुआ है। We are in 2024 now and this happened in around 2007 in Nepal, so it's a very new thing that has happened। अगर देखो हम बोलते हैं कि भाई साहब बहुत पहले कि फ्रांस में ऐसा हुआ, तो वो भी पढ़ने लायक चीज है, लेकिन समझने लायक चीज ये है कि आपके करंट पर्सपेक्टिव में कौन सा, हम देखेंगे कि कौन से नेशन में हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया है या हाल ही में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई है, ठीक है। सो नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम अ मोनार्की, तो नेपाल में एक मूवमेंट कहां से कहां हुआ बोलो, मोनार्की से डेमोक्रेटिक में ट्रांजिशन हुआ, ठीक है। मोनार्की से डेमोक्रेटिक में ट्रांजिशन हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज होना पड़ेगा, गेम ही चेंज हो गया ना, पूरा पॉलिटिकल सेटअप ही चेंज हो गया। पहले किंग वाज द फाइनल आंसर टू एवरीथिंग, नाउ इट इज नॉट। सो द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल हैज चेंज फ्रॉम मोनार्कियल टू डेमोक्रेटिक। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो रूल बुक आपका चेंज होना जरूरी होगा, नीड फॉर रूल्स टू बी चेंज। दैट इज व्हाई द पीपल ऑफ नेपाल आर इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। तो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन का काम चल रहा है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं हुआ है। हमारे इंडिया में कितने सालों से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, एनी आइडिया? ओके, 4 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। आप जो ये सेलिब्रेट करते हैं ना 26 ऑफ जनवरी, एक्चुअली इस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन को लॉन्च किया गया था, इसलिए हम इसको रिपब्लिक डे बोलते हैं, ठीक है। ओके, द अदर इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, एनीवन? व्हाट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री? यस आरव, पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया, बोल चुके हो तुम लोग, आंसर मालूम है, इट्स अ सेट ऑफ रूल्स ऑन विच द कंट्री रन्स। और दूसरा क्या है भाई साहब, कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। द अदर इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। पहला क्या है, द फर्स्ट पर्पस इज टू डिफाइन द set of rules to run a country। The first purpose is to define the set of rules to run the country, and the second purpose, the other important purpose,
of the constitution is to define the nature of a country's political system. एक कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम का क्या नेचर होगा, डेमोक्रेटिक होगी, मोनार्कियल होगा, डिक्टेटरशिप होगा, कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, किस तरीके का गवर्नमेंट होगा, दैट इज ऑल्सो प्रीटी मच डिफाइंड. डन. चलिए भाई साहब. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप देखोगे नेपाल में, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो इनका पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशन था विच वाज ड्यूरिंग द मोनार्कियल रूल. ठीक है, सो मोनार्कियल रूल के टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन था, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो ये पहले था, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, मैं जो आपको बोलूं वही नोट कीजिएगा. ठीक है, ओके. अभी क्या हो गया भाई साहब, आपका वोट मतलब डेमोक्रेटिक सेटअप आ गई. डेमोक्रेटिक सेटअप का पहला प्रोसेस क्या होता है, वोटिंग. ठीक है, डेमोक्रेटिक सेटअप मतलब गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. तो नेपाल में ट्रांजिशन क्या हुआ, वोटिंग पे आ गया. इन द कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल्स इन लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस. ठीक है, गवर्नमेंट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दीज सोसाइटीज. तो जहां पे भी आपका जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक सेटअप में चेंज हुआ है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को बाकायदा नए रूल्स लाने पड़ेंगे. दे विल हैव टू फ्रेम न्यू रूल्स टू रन द कंट्री. ठीक है, ये लिख लीजिए, इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जो भी कंट्री ने, ये वाला सिर्फ नोट कीजिए. ठीक है, इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा कोई भी कंट्री जिसमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट हुआ है. और पॉलिटी मतलब क्या होता है, पॉलिटी मतलब होता है पॉलिटिक्स. ठीक है, किस टाइप का पॉलिटिक्स है वहां पे. ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है या मोनार्कियल पॉलिटिक्स है. द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल, कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है. ठीक है, इन लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस. तो आपके गाइडलाइंस को ले आउट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा हाथ होता है. अभी लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस मतलब राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ वोट, ठीक है, टू कंटेस्टिंग इलेक्शंस, टू रनिंग द गवर्नमेंट, टू हैविंग डिफरेंट पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. ये सारा सब कुछ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है. ठीक है, तो जो 3 विंग्स ऑफ पार्लियामेंट है उनके भाई साहब क्या क्या पावर्स हैं, प्लस वोट क्या है, ये सारी चीजें जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है. ठीक है, डन. चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं. In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power, responsibility on our behalf. तो हम डेमोक्रेसी में हम लोग लीडर्स को चूज करते हैं. मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी में भाई साहब डिफरेंस क्या है. मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यू डू नॉट गेट टू चूज योर लीडर, द लीडर इज चोजन बाय हायरार्की ऑफ द फैमिली. ठीक है, लीडर जो है तो हायरार्की ऑफ द फैमिली में चूज होता है. बट इन डेमोक्रेटिक सेटअप यू गेट अ चांस टू चूज योर लीडर बाय कास्टिंग योर वोट. आप जो वोट कास्ट करते हैं उसके हिसाब से आपका लीडर चूज होता है. ठीक है, ओके. However, there is always the possibility that these leaders might misuse the authority. अभी आपने भाई साहब लीडर चूज कर लिया, लेकिन एक बार पावर में आने के बाद हो सकता है लीडर जो भी आपने चूज किया है, he or she basically misuses the authority. ठीक है, misuses the authority and the constitution usually provides safeguards against this. तो सिर्फ इलेक्शन ही नहीं, इलेक्शन के बाद में भी कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेटली गाइड्स अस थ्रू द एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस इन अ कंट्री ऑफ अ डेमोक्रेटिक सेटअप एंड ऑल्सो गाइड्स अस आफ्टर द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. ठीक है, आपका भाई साहब इलेक्शन हो गया, उसके बाद कंट्री कैसे रन होगा उसमें भी गाइडेंस देता है. ठीक है, ओके. व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये अपन कल करेंगे भाई साहब.